नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। जगदीप धनखड़ को लेकर आ रही खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार खबरें उनसे जुड़ी हुई आ रही हैं। लगातार ये सामने निकल कर आ रहा है कि आखिर क्यों जो कि आंखों का तारा थे जगदीप धनखड़, वो आंखों की किरकिरी आखिर नरेंद्र मोदी की और सरकार की कैसे बन गए। रातों रात उनका इस्तीफा कैसे ले लिया गया। अब इसको लेकर अगर आप मीडिया के एक धड़े को सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे जगदीप धनखड़ बहुत बड़े एक विलन थे, वो तख्ता पलट करना चाहते थे। उन्होंने नायडू को ये मैसेज भिजवाया, ये भेजा उन्होंने मैसेज कि आप जो है सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। वो मोदी को भी ऑर्डर देते हुए नजर आ रहे थे, आदेश देते हुए, यानी कि सीधे तौर पर नहीं, बल्कि बीएससी की मीटिंग में उन्होंने किरण रिजिजू से पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर कब बोलेंगे। तो उन्होंने जब इस पर जवाब दिया कि ये यहाँ डिस्कस करने का मसला नहीं है, तो उन्होंने फिर से कहा कि नहीं, आप पूछकर बताइए कि कब वो ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे। इस तरह की तमाम खबरें आपको सुनने के लिए मिल रही हैं। क्या इसमें वाकई में सच्चाई है? क्या जगदीप धनखड़ जो खड़े सीधे भी नहीं होते थे मोदी जी के सामने, जो कि एकदम आधे एक तरह से झुके हुए नजर आते थे, हाथ जोड़े हुए वो खड़े नजर आते थे, अचानक उनकी हिम्मत इस तरह से कैसे हो गई कि वो नायडू को ये मैसेज भिजवा रहे हैं कि आप सरकार से समर्थन वापस ले लें। खबर ये भी बताई जा रही है कि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 15 के करीब जाट नेताओं से अपने घर पर मुलाकात की। मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी था। अब एक तस्वीर तो खैर हमारे सामने आई जब उन्होंने संजय सिंह और केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। ये भी कहा जा रहा है कि वो दरअसल कांग्रेस के कुछ नेताओं के बहुत करीबी हो रहे थे और खास तौर पर इसमें नाम जयराम रमेश का लिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जब तमाम बातें पूरी हो जाती थी तो वो आखिर में जब सरकार अपनी बात कह लेती थी राज्यसभा में, तो आखिर में वो कांग्रेस के किसी नेता का नाम इसमें लिया जा रहा है कि उनसे कहते थे कि क्या आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल जगदीप धनखड़ तख्ता पलट करना चाहते थे। वो अपनी मनमर्जी चला रहे थे। वो दरअसल एक ट्रस्ट डेफिसिट सरकार और उनके बीच में लगातार बनता हुआ नजर आ रहा था और ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत नाराज थे। उन्होंने नाराजगी का अपना इजहार जो है कई अलग-अलग तरीके से नेताओं से किया, मंत्रियों से किया या अलग-अलग तरीके से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब वो ईरान गए थे तो वहां पर उनको जो स्वीट होता है वो नहीं दिया गया, जिस जहाज से वो गए उसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाते हैं, बाकी लोगों के साथ तो खिंचवाते हैं, उनकी नमस्ते का जवाब ठीक से नहीं देते हैं, उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं, उनकी बातों को अहमियत नहीं दी जा रही है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और लगातार वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। ये तमाम बातें जो हैं वो मीडिया के एक धड़े की तरफ से कही जा रही हैं। क्या इसमें सच्चाई है या फिर जगदीप धनखड़ एक नए मीडिया के विलन बनाए जा रहे हैं और उसमें मोदी और मोदी सरकार को हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए बेचारे मोदी करते तो क्या करते। अगर वो तख्ता पलट की पूरी प्लानिंग कर रहे थे, अगर नायडू को उन्होंने मैसेज भेज दिया था, अगर वो सरकार से इतर होकर कुछ फैसले ले रहे थे, कुछ नियुक्तियां करने की वो प्लानिंग कर रहे थे, तो क्या सरकार उनको इस्तीफा लेती? नहीं तो क्या करती? अब ये भी दूसरी बात भी कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो लोग दरअसल आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं आए हैं या इनिशियली वो बीजेपी में नहीं थे, उनको लेकर अब ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब स्क्रूटनी अब बहुत ज्यादा की जाएगी अगर कोई किसी दूसरी पार्टी से आता है। आपको पता है 40 के करीब सांसद फिलहाल दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, ज्यादातर कांग्रेस से आए हुए हैं। अब अगर इस तरह से आता है तो उसकी बहुत ज्यादा गहन स्क्रूटनी की जाएगी, ये बात कही जा रही है, क्योंकि सत्यपाल मलिक के बाद
अब जगदीप धनखड़ जो है वो दूसरा ऐसा चेहरा है और एक दो और नेताओं की बात भी इसमें कही जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, ये एक बड़ा सवाल जरूर बनकर उभर रहा है। आज मैं आपको ये बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जस्टिस वर्मा को लेकर जो इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया जाना है, जिस पर जगदीप धनखड़ ने पहले ये राज्यसभा में इस नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसमें सिर्फ जो विपक्ष के सांसद हैं उनके सिग्नेचर थे, इसको लेकर भी बवाल खड़ा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि नैरेटिव की इस जंग में बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। जिस तरह से वो हर मुद्दे पर घिरी हुई है, राधा डरी हुई वो नजर आ रही है। उसको लगता है कि भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा जिस पर चढ़कर वो सत्ता पर आई थी, वो कांग्रेस को ये मौका नहीं देना चाहती है कि जुडिशरी में जिस तरह का करप्शन है उसको लेकर वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, विपक्ष ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। इसीलिए उस मोशन को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डस्ट ऑफ कर दिया गया है और अब लोकसभा में एक नया इम्पीचमेंट मोशन लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये बताने की कोशिश होगी कि देखिए हम यहाँ पर भ्रष्टाचार, चाहे वो जुडिशरी में हो चाहे कहीं और हो, उसको लेकर किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा, कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा दिया कि क्या कोई लूप होल छोड़ना चाहती है सरकार जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो दस्तखत राजनाथ सिंह के ऑफिस में कराए गए थे वो दरअसल कोरे कागज पर एमपीज के, वो दरअसल इम्पीचमेंट मोशन पर कराए गए थे और वो इम्पीचमेंट मोशन जगदीप धनखड़ को लेकर आना था अगर वो अपने पद से नहीं हटते। और इसके अलावा जगदीप धनखड़ को जिस तरह से पूरी तरीके से खामोश कर दिया गया है, जो उनको अपमानित किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, जैसे उनका सचिवालय बंद कर उनका दफ्तर बंद करके जो नियुक्तियां हुई थी उनको वापस भेजा जा रहा है, सोशल मीडिया टीम को हटाया जा रहा है और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में इस कार्यक्रम में मैं चर्चा करूंगी। वो बहुत तरह के सवाल खड़े करती है इस सरकार की फंक्शनिंग पर। और धनखड़ का इस्तीफा कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आजादी के बाद ये पहली बार है जब कोई उपराष्ट्रपति का इस्तीफा इस तरह से, उनके कार्यकाल में अभी 2 साल थे, इस तरह से लिया गया है और इस तरह से उन्हें अपमानित किया गया है। मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बेहद खास मेहमानों का पैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं। चारों मेहमानों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे साथ रविंद्र शिरोन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार इस मामले पर मुखरता से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। मेरे साथ पुष्पेन चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं लेकिन सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और लगातार इस मामले पर मुखरता से अपनी बातों को रख रहे हैं। आपका भी स्वागत। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, अनिल सिन्हा जी मेरे साथ जुड़ गए। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत में रविंद्र जी से करना चाहूंगी। रविंद्र जी, ये जो खबरें, जो पॉडकास्ट अलग अलग चैनल्स पर किए जा रहे हैं, जहां ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अब ये खबरें अब पूरी तरीके से बाहर निकलकर आ गई हैं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों लिया गया, सरकार मजबूर हुई इस्तीफा लेने के लिए। आप इसमें कितनी सत्यता देखते हैं? क्या वाकई में जगदीप धनखड़ तख्ता पलट करने जा रहे थे? क्या उन्होंने नायडू को मैसेज भिजवाया था? क्या उन्होंने ये आदेश भी एक तरह से दिया था कि बताया जाए कि कब मोदी जी आकर ऑपरेशन सिंदूर पर बात करेंगे, बोलेंगे, ये उन्हें बताया जाए? और ये उन्होंने किरण रिजिजू से कहा था। रविंद्र जी। पुष्पेन भाई और अंकुर जी, आपको भी नमस्कार। बुशरा जी, बीजेपी की ये पुरानी आदत है कि जब इस तरह की घटना होती है तो एक उसके लिए एक खलनायक को ढूंढना पड़ता है कि बीजेपी को और उजला दिखाए। खासतौर पर बीजेपी की जो लीडरशिप है उसको और सफेद दिखाया जाए। कोई इसलिए व्यक्ति उनकी पार्टी है, कोई पार्टी से अलग विचार रखता है या अपना काम करता हुआ दिखता है तो उसको फिर इसी तरीके से है और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब जो एक एक बातें अगर हम लोग कहें, जिस तरह की बातें बोल, पहली बात तो अभी हम लोग कि ये मोशन एडमिट नहीं हुआ है, ये तो बीजेपी नहीं बोला है। बीजेपी के जो मोदी सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनका कहना है कि मोशन एडमिट नहीं हुआ, यही कहा ना उन्होंने। अब मोशन एक्सेप्ट होने में और अंतर है, वो आप लीजिए। जब आता है
उसको एक्सेप्ट करने के अलावा सर के पास दूसरा कोई उसको हाँ वो सही है कि गलत है जाता है। ये ऐसी कोई नियम नहीं है जो हमको पता हो, ये तो सारा पता है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी अब आ रही है, अब आ रही है। आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है जी। जी सॉरी। तो एक पहली बात तो ये कि उन्होंने रविंद्र जी आप ऐसे एडमिट करें, कर आप जरा रिकनेक्ट कर लें, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं इतने पुष्पेन जी के पास जा रही हूँ, आप प्लीज रिकनेक्ट कर लीजिए। पुष्पेन जी आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम खबरों को, जो खबरें बार बार सामने निकल कर आ रही हैं? क्या जगदीप धनखड़ इतने बड़े बन गए थे कि वो नायडू को मैसेज भिजवा रहे थे? क्या उनको ये अंदाजा नहीं था अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है? एक ऐसी सरकार जिस पर पेगासस से लेकर तमाम तरह के जो सॉफ्टवेयर है उनके इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा हो, जिनके स्पाई सब जगह हो, ये आरोप उनके ऊपर लगता रहा हो, एजेंसीज जिनके कब्जे में हो, क्या जगदीप धनखड़ इतनी बड़ी बात कर सकते हैं? और अगर ऐसा वो कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं देखिए बुशरा जी, जो बात जगदीप धनखड़ जी वाले एपिसोड में सारा नैरेटिव जो है मोदी सरकार के खिलाफ बन रहा था कि संवैधानिक पद पर दूसरे नंबर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी किस अनसेरेमोनियस तरीके से, अपमानजनक तरीके से, और जो है उनको एक तरीके से रेजिग्नेशन उनका लेना, दबाव उनके ऊपर बनाना, या उनसे ये कहना कि आप केवल एक तरफा हमारी ही बात करें, और विपक्ष को कुचलने का काम जो वो बखूबी करते भी रहे थे, उसी को लेकर के चलने वाली अगर बात आती है तो निश्चित रूप से ये जो है अब अचानक इनको लगा कि भाई सारे देश में ये बात फैल गई है कि हमने इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति को भी, जो हालांकि काफी हद तक रबर स्टैंप की तरह ही काम कर रहे थे, लेकिन हमने उनको भी निकाल दिया। तो ये संदेश बहुत गलत जा रहा था सारे देश में, और ये पहले दिन ही निकाल दिया जब वो कंडक्ट कर रहे थे हाउस को 3-4 घंटे में, ऐसी कौन सी बात हो गई। और ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है कि अगर एक अंपायर है वो न्यूट्रल अंपायर है, तो वो अगर विपक्ष का भी प्रस्ताव था जस्टिस वर्मा जी के खिलाफ, तो उसमें क्या तकलीफ थी, उसको एक्सेप्ट कर ही लिया, तो उससे कौन सा आसमान टूट पड़ना था, या कौन से ठंडे भाजपा के अगर प्रस्ताव को एक्सेप्ट करके और उस पर चर्चा कराई जाती तो क्या भाजपा बहुत बड़ी दूध की धुली साबित हो जाती? ऐसा कुछ नहीं था। देश में कोई ऐसा नैरेटिव नहीं था कि किसके प्रस्ताव पर उसका उसके जस्टिस वर्मा जी के जो है खिलाफ इसको लाया जा रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो सारा जो एपिसोड हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं नैरेटिव खराब होने के बाद अब इनको ध्यान आया कि साहब अब इसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, ताकि ये अगली कोई बात बोले जो अभी तक इन्होंने जो है 4-5 दिन में नहीं बोली है, तो निश्चित रूप से उससे इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाए। कोई चीज इन ये बोले उसमें उसकी ऊपर जो है कोई लोग कोई विश्वास ना करें। तो इस नियत से इन्होंने उस नैरेटिव को चेंज करने के लिए कुछ स्टोरी प्लांट करी है कि साहब ये तो जो है चंद्रबाबू नायडू से कह करके मेरी सरकार गिरवाना चाहते तो मैं क्या करता, तो मैंने जो है इनको हटा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि उससे उनका कोई लाभ भी नहीं है। जो दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा भाग, क्योंकि उनको उससे क्या लाभ है, वो उपराष्ट्रपति हैं तो वो उपराष्ट्रपति रहते, और उपराष्ट्रपति पद का जो 2027 तक का उनका कार्यकाल है, ऐसा भी नहीं कि कार्यकाल खत्म होगा तो साहब मुझे अपना कोई एडजस्टमेंट चाहिए था। और सरकार जब तक ये बनी हुई है और चल रही है, जिस भी तरीके से उसके पास मेजोरिटी है, और इसमें भी इनकी अच्छी खासी संख्या है सदन में, राज्यसभा के अंदर, तो ये सारी सारी चीजें अब जो रायता फैल गया है उसको समेटने का और जगदीप धनखड़ जी को डिस्क्रेडिट करने का मामला है। यही मैं इस विषय में कह सकता हूँ, बाकी इसमें कोई सच्चाई मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, ओके। ओंकारेश्वर जी को शामिल करूंगी, फिर अनिल जी आपके पास आ रही है। ओंकारेश्वर जी क्विक कमेंट आपका, आपको कितनी सत्यता इस मामले में लग रही है? क्या आपको वाकई में लग रहा है कि ये जो कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी बात वो करने जा रहे हैं, उनकी विपक्ष के साथ हो गई थी, विपक्ष के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ गई थी और वो तख्ता पलट करना चाहते थे ताकि अपनी बेइज्जती का वो बदला ले सके जो लगातार उनकी हो रही थी, जो प्रधानमंत्री कर रहे थे, जो उनको अहमियत नहीं दे रहे थे, उनको वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो पिछले उपराष्ट्रपतियों को मिलती रही है? अनम्यूट कर लें ओंकारेश्वर जी। जी जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। माननीय धनखड़ साहब से
एक स्वतंत्र पत्रकार और उसके नाते, नागरिक होने के नाते, मैं जब उनके पिछले कार्यों को देखता हूं तो मुझे कोई सहानुभूति खास नहीं है उनसे। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या उपराष्ट्रपति को आप अपना एक सिर्फ फॉलोअर कैडर मानते हैं? क्या कल को कांग्रेस की सरकार रहेगी तो आप ये मान के चलेंगे कि कांग्रेस की सरकार का वाइस प्रेसिडेंट उसका सिंपल फॉलोअर होगा और वो सारे हर प्रकार से विपक्ष को रोकेगा, उसकी आवाज दबाएगा और वही करेगा जो सरकार चाहेगी? मुझे लगता है कि भारत ने ये जो परंपरा अपनी बनाई है और ये जो एडॉप्ट किया है सिस्टम, वो यूके के वेस्टमिंस्टर से, और बीच बीच में उसका हवाला भी देते हैं हम लोग, जब लोकसभा में उपाध्यक्ष का चयन नहीं करते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने जब उस पॉलिसी को फॉलो किया है और आप एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में दुनिया में नजर आना चाहते हैं, तो आप इस डेमोक्रेसी को एक हेल्दी डेमोक्रेसी, न्यूट्रल डेमोक्रेसी, एटलीस्ट टू बी सीन न्यूट्रल, इतना कैसे दिखे ताकि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रति न्यायपरक हो सके। ऐसा हो नहीं रहा है। आप ये साबित करना जी। चाहते हैं कि ये मेरे अनुशासन के कमांड से बाहर जा रहे थे, ये मेरे फॉलोअर थे, क्या वो पार्टी के प्रवक्ता थे? आपने देश के उपराष्ट्रपति पद पर चुना। जब वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीतिक चूड़ियां कस रहे थे तब तो आपको आनंद आ रहा था, आपको लग रहा था कि वो ठीक कर रही हैं क्योंकि अपोजिशन रूल्ड एक स्टेट में उनके उनके खिलाफ लगी हुई हैं, रोज लगी हुई हैं, और उसकी वजह से उनको लगभग अपशब्दों जैसा भी सुनना पड़ा अपोजिशन से। अपोजिशन ने, तृणमूल कांग्रेस के एमपीज ने उनके बारे में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए थे, गूगल पर मिल जाएगा, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। आज जब आपको लगा कि ये हमारी लाइन से बाहर जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा था कि अगले दिन आपकी सरकार गिरने वाली है? एक दिन में तो गिरती नहीं ना। कौन सा बड़ा अपराध किया था अगर अगर विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया कि ठीक है आप बोलिए, या आपसे पूछ लिया ऑपरेशन सिंदूर पर आप कब बोलेंगे, आप घबरा क्यों गए? बोलना तो है ना, लोकसभा में तो हुआ ना अब कि डिस्कशन होगा और सरकार जवाब दे दी। आप कह देते कि भाई हमें नहीं बोलना है, रक्षा मंत्री बोलेंगे या फला बोलेंगे, या बोलने का नहीं बोलने का ये हमारा फैसला है, ये उनको कन्वे कर दो। ये जो लोग मिनट मिनट की खबरें लेके आ रहे हैं कि इतने बजे ये हुआ, इतने बजे ये हुआ, क्या ये प्लांटेड नहीं है उनके दिमागों में? आपको बताया नहीं जा रहा है, जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है कि इसलिए साहब हमने हटाया। हटाने की भी एक सम्मानजनक परिपाटी परंपरा का तो आप निर्वाह कर सकते थे। एक उपराष्ट्रपति को आप हटा रहे हैं, उनसे इस्तीफा ले रहे हैं, तो आप कहते कि नहीं ठीक है भाई अब हो गया, अब मुझे लगता है कि आपसे हमारा नहीं होगा, सो हमने आपको चुना था, आपको मौका दे रहे हैं, आप एक विदाई संदेश दीजिए। या आप इतना घबरा गए थे कि वो विदाई संदेश भी शायद आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा? लोकसभा में कई ऐसे भाषणों को हम लोगों ने सुना है, बहुत क्रिटिकल, बहुत आलोचनात्मक पूर्वक जो लोगों ने, सांसदों ने बोला है, उससे तो सरकार नहीं घबराई, सरकार ने उसको झेला है ना, सामने रह के उसको, इवन प्रधानमंत्री ने झेला है ना उसको। आप एक बार और झेल लेते या उनसे प्यार। राजनीति में बड़े लोगों से किस तरह से व्यवहार करना है, पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा। विपक्ष ने तो बताया कि विपक्ष ने इतनी उपेक्षा माननीय उपराष्ट्रपति से झेली, लेकिन वक्त आने पर एक उपराष्ट्रपति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, विपक्ष ने अपनी मेच्योरिटी से दिखा दिया कि वो तब भी कह रहे हैं कि नहीं, परंपराओं का पालन होना चाहिए, आपको गुलदस्ता मिलना चाहिए, आपको विदाई मिलनी चाहिए। ये बात सबसे पहले आप सीखिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं, धनखड़ साहब ने जो किया नहीं किया, उनके अपराधों को आप जो है पूरी दुनिया जान रही है, उन्होंने क्या व्यवहार किया। मान लीजिए वो विपक्ष के लोगों से, और ये काउंटिंग कौन करा रहा है कि इतने जाट नेताओं से मिले, इतने फला, सरकार क्या इतना घबरा जाती है? भैरव सिंह शेखावत कितने लोगों से मिलते थे, उनका आउटरीच कितना था? इस बार एक बार आप मीटिंग कर लेते, उनके साथ बुला लेते,
सामने बैठ के कह देते कि ये मुद्दे हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम चाहते हैं कि आप इन मुद्दों पर वो करें, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अगले 1 हफ्ते हम वॉच करेंगे, 2 दिन 3 दिन देखेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग आपको गुड बाय कहने को मजबूर होंगे। लेकिन आप संवाद तो करते नहीं है, यही मुश्किल है। किसी से भी विवाद हो जाए, आप संवाद नहीं करते। नितिन गडकरी नाराज हो जाए, संवाद नहीं करेंगे, आमने सामने बुला के बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। तो कम से कम ये परिपाटी आप कांग्रेस से सीख लीजिए कि वो तो अपने आलोचकों को भी बड़े प्यार से विदा करते हैं। आप भारी आलोचना कीजिए, आपको वो बड़े प्यार से आपकी बातें मानते हुए, आपका कहा हुआ करते हुए, और आपको ऐसे ही न्यूट्रल कर देते हैं। तो बात न्यूट्रल करने की है ना। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे भारत देश में उपराष्ट्रपतियों के साथ ऐसा और कैसा व्यवहार होगा। क्या हम चाहते हैं कि आगे आने वाले उपराष्ट्रपति, चाहे कांग्रेस के बने, लेफ्ट के बने, किसी के भी बने, टीडीपी के बने, वो अपनी पार्टी के प्रति इतने लॉयल हों। सवाल क्या करना चाहते हैं आप? क्यों जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं कि उन्होंने मजबूर किया आपको? आप क्यों परेशान हो गए? आपको उसको डील करने का तरीका आना चाहिए, आपके लोगों को उसको डील करने का तरीका आना चाहिए। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं कि हाउस में खड़ा हुआ एक व्यक्ति, आपका मंत्री, कहे कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड? क्या आप ही ने कहा उनसे कि आप ये ऐसा बोल देना, और नीचे से खड़े होकर बोल देना कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड? तो फिर चेयर की आवश्यकता क्या है? अपर हाउस की आवश्यकता क्या है? अगर अपर हाउस है, अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उसको उसके अनुसार आप किसी का चयन करने से पहले उसकी ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग कर लीजिए। आर्मी में क्यों नहीं होता इनडिसिप्लिन? पूरी पक्की ब्रीफिंग होती है ना कि आप इस पद के लिए चुने जा रहे हैं, आप यह कार्य करेंगे और यह कार्य नहीं करेंगे। आप उनकी सीमाएं पहले बता दीजिए। जब गवर्नर थे तब आपने उनका चयन किया, अपनी पार्टी के तमाम लोगों को दरकिनार कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में संघ से आया हुआ कोई व्यक्ति इस योग्य नहीं था? क्या वेंकैया नायडू को ही एक्सटेंशन नहीं मिल सकता था? अनदर 1 ईयर कई लोगों को मिला है ना एक्सटेंशन। तो आपको स्वयं दिखेगा कि हम इसको डील कैसे कर या करवा रहे हैं, हमारे लोग ठीक से डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये मसला जी इंपॉर्टेंट है, इस पद की गरिमा को बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। ये जस्टिफिकेशन देना कि उनसे गलती हुई नहीं हुई, सरकार गिरा रहे थे ना, अगर ठोस एग्जाम्पल है आपके पास तो बैकडोर से क्यों जाते हैं? अपने सूत्रों को क्यों बताते हैं कि तुम्हें मिनट टू मिनट बता देते, तुम जाके यूट्यूब पे बताओ, तुम जाके टीवी पे बताओ, ऐसे ऐसे मेरे तरफ से क्लैरिफाई करो। आप आइए ऑन द रिकॉर्ड क्लीन कि ये हैं चार्जेज इनके ऊपर, ये गंभीर चार्जेज हैं, इसलिए इनको हटाया गया। मेरा ये मानना है कि इन इन चीजों को थोड़ा ज्यादा परिपक्वता से सरकारों को डील करना पड़ेगा, और धनखड़ साहब को भी, और धनखड़ साहब जैसे लोगों को भी जो कांग्रेस से या किसी अन्य दल से बीजेपी में गए हैं, ये या तो पहले से तय कर लीजिए आपको कि आपको जरा तेज आवाज में बोलना पड़ेगा, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा बोलते नजर आते हैं। औरों से तेज बोलते हैं क्योंकि उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम ज्यादा लॉयल हैं, हम ज्यादा भाजपाई हैं। जो लॉयल, जो पहले से है, जन्म से है या विचारों से है, वो चुपचाप बैठा रहता है। बहुत से ऐसे नेता हैं, उनको हटा भी दीजिए। शांत पड़े हैं प्रकाश जावड़ेकर, शांत पड़े हैं मुख्तार अब्बास नकवी, शांत पड़े हैं महेश शर्मा यहाँ पे नोएडा में, और ऐसे बहुत से नेता हैं। भाई ठीक है, नहीं बोलेंगे, उनकी उनकी वैसी ही उनकी ट्रेनिंग है कि चाहे उनकी उपेक्षा हो जाए, चाहे उनको साइड में कर दिया जाए, वो बैठ जाएंगे। हो सकता है 10 साल बाद फिर खड़े हो जाए। लेकिन जो बाहर से आए हैं उनकी तो पूरी पूरी ट्रेनिंग है, उनको करनी पड़ेगी। और नहीं तो ये मैसेज साफ है कि भाई आप जा रहे हो तो जरा ऊंचा बोलना, जरा तेज तेज बोलना, और नहीं तो शांत रहिए। और नहीं तो सोचिए कि विचारों से इस तरह से जब आप करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ही हश्र तो नहीं होगा आपका। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये एक तरह का मैसेज है उन लोगों के लिए
और बहुत सख्त मैसेज दिया जा रहा है उन लोगों के लिए कि जो लोग दूसरी पार्टियों से आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी पहली विचारधारा कुछ और रही है। हालांकि आजकल जिस तरह का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें विचारधारा कोई मायने भी रखती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी जो इनका बैकग्राउंड रहा है उसको लेकर जाहिर सी बात है कि सवाल जरूर अब उठने लगे हैं। रविंद्र जी, आप अपनी बात को जरा पूरा करिए, फिर अनिल जी के पास मैं जा रही हूँ कि अगर इस तरह की इतनी बातें सामने निकलकर आ रही हैं, क्या ये बिना आग का धुआं है? ये तो धुआं, मैं बताता हूँ ना जी। एक तो ये पहले तो बता दो कि जाट नेताओं वाली बात की है, पुष्पेंद्र भाई बैठे हैं और 2 वरिष्ठ पत्रकार और बैठे हैं। इन चारों से मिलवा के 15 नेताओं के नाम जरा गिन लो, 15 नेता जाट बचे हो इस देश में। किन जाट नेताओं से मुलाकात कर ली उन्होंने? और हमको पता नहीं उस बात का कि मुलाकात हो गई। इस देश में 15 जाट नेता है ही नहीं आज की तारीख में जो इतने बड़े लेवल के हो कि वो वाइस प्रेसिडेंट से मिलने और कोई बड़ा काम कर सके। कोई है क्या पुष्पेंद्र भाई आपकी जानकारी में 15 लोग? हमारी जानकारी में तो है नहीं। अरे जो है वो तो इनके साथ ही है। जयंत चौधरी जाट नेता, वो इनके साथ घूम रहे हैं। और हरियाणा में जो ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु जो सत्ता में थे, वो इनके साथ है। तो आचार्य देवव्रत को गवर्नर बनाया, वो इनके साथ है। तो किनके साथ मुलाकात कर ली इन्होंने? ये सब अफवाहें फैलाई जाती हैं और कोई किसी से मुलाकात करने के लिए नहीं गया। एक बात बताइए, ये जगदीप धनखड़ और सत्यपाल मलिक, ये 2 ही लोग बाहर से आए क्या? एमजे अकबर कहां से आए थे? उनके बारे में तो कभी नहीं कहा कि बाहर की विचारधारा के व्यक्ति थे। इसके अलावा ये हरदीप पुरी कौन सी विचारधारा से आते हैं? ये पूरी मेरे पास लिस्ट है। पहली ये सुरेश प्रभु आए थे, सबसे फेल मंत्री, वो किस विचारधारा के थे? उसका तो कोई जिक्र नहीं करता। ये अश्विनी वैष्णव जो रोज रील बनाते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, किस विचारधारा के हैं ये? इनका जिक्र क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि ये एक जो जगदीप धनखड़ है किसान जाति से है, वो बिल्कुल पिछड़े हुए समाज से आते हैं। जो समाज किसानों के लिए आवाज उठाता है उसको हमेशा से ये जो बीजेपी की विचार है उसको कॉर्नर करने की कोशिश करते रहे हैं। हमेशा उसको एक ऐसा उसके ऊपर तमगा लगाने की कोशिश करते रहे हैं ताकि बाकी का समाज उसको अपने से दूर समझे। मायावती को आज भी दलित नेता कहते हैं। वो मुख्यमंत्री यूपी की नहीं थी क्या? वो खाली दलितों के मुख्यमंत्री थी। जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति थे, सभापति थे, उन्होंने क्या जाटों को बोलने दिया था क्या? बस बाकी सब लोगों को चुप कर दिया था 3 साल के लिए, कोई नहीं बोला था दूसरे जाति का। तो कैसे जाट नेताओं की बात कर रहे हैं? केवल एक व्यक्ति के ऊपर जाति का चस्पा करना चाहते हैं ताकि उस आदमी को डिस्क्रेडिट कर दे, उसको कॉर्नर कर दे, कोई उनकी बात का भरोसा ना करे, कोई उनके समर्थन में खड़ा ना हो। इसके अलावा और कोई विचार नहीं कर इनका नहीं है। दूसरी बात, ये लोगों ने कहा कि दस्तखत करवा रहे थे इंपीचमेंट का। इसी हाउस में पिछले सत्र में तो इंपीचमेंट आया था। क्यों रिजेक्ट क्यों हो गया था बुशरा जी? क्योंकि 14 दिन का नोटिस नहीं दिया था। ये बात जगदीप धनखड़ को नहीं पता है क्या कि अभी साइन होंगे और 1.5 घंटे बाद इंपीचमेंट शुरू हो जाएगा? ये ऐसा होता है क्या इंपीचमेंट? किसको पता नहीं है इस बात का? ये अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रही हैं, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए, और कुछ इसके पीछे कुछ नहीं है। दूसरा आपने बताया, उन्होंने जो सरकार फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, वो बात तो खुली गई है। एक्सेप्ट करने में, एडमिट करने में कितना अंतर है, ये जो संसद में लोग बैठे हुए हैं उनको सब पता है इस बात का। लेकिन बाहर क्या फैलाना है, ये इस तरह के लोगों के माध्यम से उनको बुला बुला के एक ब्रीफिंग दी जाती है और वो अपने हिसाब से जनता के बीच में खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन वापस ले लेंगे तो क्या सरकार गिर जाएगी? और किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। सरकार इतनी आसानी से गिर जाती। और सरकार राज्यसभा में गिरती है कि लोकसभा में? सरकार अगर गिरेगी तो कहां गिरेगी? राज्यसभा में गिरेगी कि लोकसभा? राज्यसभा में तो किसी को पता भी नहीं होता बहुमत क्या है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। बहुमत का परीक्षण तो लोकसभा में होगा ना। तो चंद्रबाबू नायडू क्या राज्यसभा के सांसदों को लेके जाएंगे क्या जगदीप धनखड़ के पास? या जगदीप धनखड़ कहेंगे कि इनको लेके जाओ? ये सब अफवाहें फैलाई जाती हैं और मीडिया के माध्यम से, ताकि किसी तरीके से जो सही बात है उसकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए और इस तरह की बातों पर लोग चर्चा करते रहे, पॉलिटिकल इश्यूज को। इसलिए जगदीप धनखड़ का कार्यकाल कैसा था उस पर खूब चर्चा हो सकती है। उस पर हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि उनका कार्यकाल जितना पक्षपाती था, जिस तरह का पक्षपाती व्यवहार उनका था, हमने पिछले 70 साल में ऐसा कोई भी राज्यसभा का सभापति नहीं देखा। लेकिन जो बातें इनकी गिनवाई जा रही हैं इनको हटाने के पीछे, वो सारी बातें भी गलत हैं। असली बात देश को जानने का अधिकार है और वो अधिकार देश से कैसे कोई छीन सकता है।
अब उपराष्ट्रपति नियुक्तियां करने वाले थे, ये भी तो चल रहा है ना मार्केट में। जी उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलती है बुशरा जी, उपराष्ट्रपति को 0 रुपए मिलता है सैलरी का। उसके ऑफिस का उपराष्ट्रपति सचिवालय का बजट होता है मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए साल का। पैसा कहां से आता है उपराष्ट्रपति के पास? उनके पास पैसा आता है राज्यसभा सचिवालय से। राज्यसभा के सभापति जब बनते हैं वहां से सैलरी ड्रॉ करते हैं वो। अब ये बात क्या हमको ही पता है कि इस देश में, दुनिया को पता है इस बात का, लेकिन फैलाने की कोशिश इस तरीके से की जा रही है कि वो ऐसे लोगों की नियुक्ति करना चाहते थे। भाई नियुक्ति करना चाहते थे, बिना सरकार के परमिशन के नियुक्ति हो जाएगी क्या? कौन सी नियुक्तियां होती हैं जो सरकार की परमिशन के बिना एक भी हो गई हो? और इस हिंदुस्तान में जो 10 साल से सरकार आई है, एक मंत्री मुझे कोई बता दे उसने अपनी मर्जी से अपना पीएस भी रख लिया हो, छोड़िए एपीएस भी रख लिया हो, वो भी छोड़िए, किसी ने पीए भी अपनी मर्जी से रख लिया हो। एक तो बता दो 10 साल में 70-80 मंत्री हर बार होते हैं, 150 मंत्रियों का यहाँ पर है, एक तो बता दे कि किसने रख दिया। हर व्यक्ति जो है वो पीएमओ से अपॉइंटमेंट होती है। और ये इतने लोगों की बात करते हैं, एस जयशंकर की बात तो नहीं करते। एस जयशंकर ने जो देश का आज नाम रोशन किया है पूरे विश्व में, आज सारा हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, उनका महानता को तो कोई नहीं दर्शाता। जगदीप धनखड़ का नाम ले लेके जो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल कोरी अफवाहें हैं। और हिंदुस्तान के संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है इस सरकार ने, वो खिलवाड़ इतना ज्यादा हिंदुस्तान के संवैधानिक इदारों को पतन के गर्त में लेके गया है। और उस गर्त में और ज्यादा घसीटने के लिए, उस गर्त में और ज्यादा लेके जाने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि इन पर जो ऑक्यूपेंट थे वो ऐसे व्यक्ति थे। और एक बात बताइए, उपराष्ट्रपति जो है वो किसी सरकार का हिस्सा होते हैं क्या? किस सरकार का हिस्सा होते हैं? वो तो एक ऑटोनमस बॉडी है। उपराष्ट्रपति जो संस्था है, राष्ट्रपति जो है वो तो संसद का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति का पद तो संसद का हिस्सा नहीं है, सभापति का पद संसद का हिस्सा है। अब ये बात सरकार को नहीं पता है क्या? लेकिन इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, ये सारी अफवाहें केवल उनको डिमीन करने के लिए। और उन्होंने जो सवालात अगर सरकार से पूछे होंगे, एक बात और बताता हूँ, एक आखिरी बात बोलता हूँ जो आपने अपने बात में कही। जी उन्होंने प्रमोद तिवारी को कहा कि आप अब कुछ पूछना चाहते थे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको वो टाइम दे रहे थे, कि उन्होंने कहा भी नहीं लेकिन उनको वो टाइम दे रहे थे कि प्रमोद जी आप कुछ कहना चाहते हैं, अरे कुछ छूट तो नहीं गया, मतलब सरकार को लपेटने के लिए एक तरह से। तो सरकार को लपेटना कोई गुनाह है क्या सर? हाउस में ओपोजिशन का काम यही है। और इस सरकार में तो कम से कम है ही भाई, सभापति तो टाइम ही देते हैं हाउस में, और क्या देंगे आप बताइए ना? सभापति तो समय दे सकते हैं ना, इसके अलावा तो उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। और उनका काम यही है कि वो सदन के दोनों पक्ष में जो बैठे हैं, ट्रेजरी बेंच भी और ऑपोजिशन बेंच भी, उनको समय देते हैं बराबर का। और हमने तो आज तक देखा नहीं कि उन्होंने विपक्ष को समय दिया हो, हमेशा विपक्ष का समय घटाया ही है उन्होंने। तो जगदीप धनखड़ को तो याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने विपक्ष की आवाज को बुलडोज किया। ये बात कौन कह देगा कि विपक्ष को बोलने का मौका दिया? भाई एक इंसिडेंट तो हमको बता दो कि उन्होंने कब मौका दे दिया। आखिरी के दिन जब 21 तारीख को, जिस दिन खड़गे का जन्मदिन था, उस दिन खड़गे ने जो बातें कही, खड़गे ने तो इसके पहले इससे भी ज्यादा आलोचना की है सरकार की और उपराष्ट्रपति की। वो अगर रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो दिख जाएगा। और स्पीकर और चेयरमैन, इन दोनों के पास तो बुशरा जी ये अधिकार है, वो लोग तो 10 दिन के बाद भी कार्रवाई से उन सारी चीजों को एक्सपंज कर सकते हैं अगर कोई अनपार्लियामेंट्री बात कही है तो। ये अधिकार तो और किसी के पास है नहीं ना, ये तो इन्हीं के पास है। तो इतनी सारी जब अख्तियार किसी व्यक्ति के पास हैं, तो उस व्यक्ति पर इस तरह की तोहमत लगाना सरकार की कमजोरियों को दिखाता है। और सरकार के, अगर वाकई में सरकार मजबूत है और हिम्मत है उनके पास इन बातों को फेस करने की, तो दे शुड कम क्लीन। उनको सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए हिंदुस्तान के। और इसका मतलब क्या है, देखिए ना, उपराष्ट्रपति के, हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति जो है वो केवल भारत में उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, विश्व पटल पर लोग उनके बारे में बात करते हैं। इतनी बड़ी लोकशाही है, उसके नंबर 2 के पद पर बैठे व्यक्ति ने इतने अनसेरेमोनियस तरीके से रिजाइन किया है। उसके पीछे की कहानियां क्या है? हिंदुस्तान कोई आइसोलेटेड कंट्री तो है नहीं। भारत में आज अमेरिका से लेके, जापान से लेके चीन तक सब लोगों की नजरें हैं। वो लोग इस बात को नहीं देखेंगे कि इसका रीजन क्या है। क्या सरकार के भीतर कोई डिस्प्यूट है? क्या सरकार और ओपोजिशन के बीच में डिस्प्यूट है? ओपोजिशन ने तो धनखड़ के समर्थन में एक लाइन नहीं कही। आप देखिए ना, ऑफिशियल लाइन जो ओपोजिशन की है वो तो वो है ना जो खड़गे ने कही।
इसके अलावा तो आप नहीं मानेंगे ना, जयराम रमेश ने क्या कहा वो तो ऑफिशियल नहीं हो सकती। ऑफिशियल लाइन तो जयराम रमेश की नहीं होगी ना सर, ऑफिशियल लाइन तो खड़गे की होगी। खड़गे ने क्या बात कही? ये सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच का मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही इन पत्रकारों को? ये अपनी कहानियां जो कर रहे हैं वो तो कहानियां ही है ना। ये इसीलिए कहा जा रहा है जी, इसीलिए कहा जा रहा है कि नए विलन हैं मीडिया के, और कुछ दिन के लिए ये उनको एक तरह से सजा धजा कर एक नया विलन जो है वो मीडिया के एक धड़े को दिया गया है कि चलिए चलाइए आप, हम आपको हर रोज नया मसाला देंगे और आप उनकी इमेज को जितना तार तार कर सकते हैं वो तार तार आप उनकी इमेज को करिए। अनिल जी के पास मैं जा रही हूँ। अनिल जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि आखिर ये सरकार इतनी डरी हुई जी। पुष्पेन जी, आप कुछ कह रहे हैं? और ओंकारेश्वर जी शायद हाथ उठा रहे थे कुछ बोलने के लिए। अच्छा, ओंकारेश्वर जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं अनिल जी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से वो वेट कर रहे हैं। देखिए, मैं ये सवाल उठा रहा था कि अगर आपको इतनी ही शिकायतें थी उनसे तो एक प्रॉपर इम्पीचमेंट प्रोसेस ले आते, और ऑपोजिशन ने तो लाया था ना। आप स्वयं ले आते और कहते कि साहब ये स्वस्थ परंपरा है, ऐसा ऐसा इन्होंने किया है। पहले ऑपोजिशन ने लाया था, स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि लाना चाहिए। ये बड़ी छोटी छोटी बातें आप लोग कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कर रहा है, कैसे कर लेगा भाई? इस देश में तो एक पता नहीं प्रिंसिपल को भी आदेश आप देते हैं कि नहीं, उसको फ्रीडम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। गजब का सवाल उठा रहे हैं आप। अपनी व्यवस्था पे सवाल मत उठाइए ना। आप सारे सवालों से खुद को सवालों में ढाल रहे हैं। अरे कैसे लोगों से मिल लिए? क्या मतलब, भारत का उपराष्ट्रपति किसी से मिल नहीं सकता है? और हो सकता है जाट नेताओं से मिल रहा हो, आप ही की बात को समझा रहा हो सकता है कि वो शिवराज सिंह चौहान को पब्लिक में डांट रहे हो तो इसलिए कि उसकी गर्मी जो है अपने सर पे लेना चाहते हो और समझाना चाहते हो। समझाने का तरीका ये भी होता है ना। आप डर क्यों जाते हैं? दिक्कत यह है कि आपके लोग जो आपको सुना देते हैं, कान में भर देते हैं और तरह तरह से आपको मिसगाइड कर देते हैं, तो आपके अपने लोगों को भी दुश्मन बना देते हैं। और मेच्योरिटी तो जयराम रमेश जी दिखा रहे हैं, उन्होंने धीरे से कंधे पे हाथ रख दिया। पॉलिटिक्स का तो ये स्टाइल है। तो ना तो आप डिप्लोमेसी का स्टाइल समझ पा रहे हैं, डिप्लोमेसी में कहां कब क्या कहना चाहिए, इसके लिए तो बड़े बड़े उदाहरण हैं, उसकी तरह से चलें। जाहिर सी बात है। मैं आपके पास लौट रही हूँ जी जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ सवाल के साथ, और फिर पुष्पेन जी के पास भी मैं आ रही हूँ। अनिल जी से माफी मांग के एक लाइन ऐड कर रहा हूँ बस, कि जो बात आपने एक और कही कि उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट आया था उस इम्पीचमेंट को उपसभापति ने रिजेक्ट कर दिया। ये चर्चा है ना। उपसभापति ने इम्पीचमेंट, उपसभापति के पास कौन से संविधान के आर्टिकल में अधिकार है? अरे उपसभापति तो अपनी मर्जी से सवाल भी नहीं पूछ सकते, अपनी मर्जी से सवाल को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए जब तक चेयरमैन बैठे वहां पे। उपसभापति को तो केवल संचालन का अधिकार है, फैसले करने का अधिकार नहीं है। फैसले करेंगे चेयरमैन जो कि सभापति हैं। जी ओके अनिल जी, आपके पास में आ रही हूँ। क्यों इतनी ये सरकार ये डर रही है कि पहले इस्तीफा ले लिया जाता है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि इस्तीफा लिया गया है, जबरदस्ती लिया गया है, वरना इम्पीचमेंट मोशन उनके खिलाफ लाया जाना था, सिग्नेचर करवा लिए गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज ये बात को एक तरह से दोहराया है। ये सरकार इतनी डर क्यों रही है? एक ऐसा शख्स जो सीधे तौर पर खड़ा भी नहीं होता था, नतमस्तक था आपके आगे, मोदी मोदी करता था, हर चीज आपके हिसाब से करता था, उसको आपने हटा भी दिया, और हटाने के बाद इतनी सारी खबरें उनके इर्द गिर्द जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। यानी कि अभी भी आपको डर है, इसीलिए आपने उनको खामोश कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या हमेशा वो खामोश ही रहेंगे? देखिए, ये काफी मतलब सही डिस्कशन सब लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, और मुझको अच्छा लग रहा है कि कम से कम मीडिया की जो ये चालाकी और बदमाशी है उसको लोगों ने समझा है, और ये एकदम बढ़िया, मतलब एक सही समझ रहे हैं लोग। ये पूरा मीडिया प्लांटेड है स्टोरी, और ये स्टार्ट हुआ है आरएसएस की तरफ से। उसी ने ये नैरेटिव सेट की है कि बाहर से आने वाले लोग जो है गद्दार होते हैं, और गद्दारी और क्या कहते हैं भक्ति, ये दोनों का नैरेटिव चलाया है और उनको गद्दार साबित कर रहा है। जबकि वो गद्दार कितना थे हमको मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी गद्दारी कम से कम पब्लिकली नहीं की। सही सब लोगों ने कहा, वो जिस तरह से अटैक किया उन्होंने जुडिशरी पे, जिस तरह से उन्होंने
कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के बारे में बात की, सारा जो नैरेटिव बीजेपी का था वो मतलब बहुत ही डिसेस्ट्रस जो डेमोक्रेसी के लिए चीजें थी उसका समर्थन किया। उन्होंने तो सारी चीजें कही और जुडिशरी और संविधान के बारे में परिवर्तन तक की बात कही कि इस तरह से मतलब जो जो मोदी गवर्नमेंट और आरएसएस चाहता था उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। सदन के अंदर उन्होंने जो किया वो बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन सदन के बाहर जो किया उन्होंने, और सदन के अंदर उन्होंने आरएसएस की तारीफ की, मोदी की तारीफ की, सब कुछ किया। अडानी के जैसे मामले में सब जो उनका पूरा था वो आरएसएस के और बीजेपी के समर्थन में था। फिर ऐसा क्या हुआ ये जो है, और उसको ढकने के लिए ये सारी नैरेटिव उनको गद्दार बताया जा रहा है। और इससे एक बात और ध्वनित होती है कि कोई वो एक किसी मेरे मित्र ने, एक बड़े जर्नलिस्ट है, उनका कहना था कि अभी तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, वो बीजेपी के कैडर की तरह काम कर रहे थे। जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करने की सोच रहे होंगे या कुछ दिखाई दिया होगा इनको, तो उन्होंने उसको सैक कर दिया। ये एक बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि उपराष्ट्रपति पद मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटोकॉल में या जो ये में क्या कहते हैं जिस तरह से है हमारे यहाँ स्ट्रक्चर, उसमें नंबर 2 है, स्टेट हेड के बाद सेकंड नंबर का है वो। इवन प्रधानमंत्री इसके मामले में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि वो प्रेसिडेंट जब वो ये होगा तो वही वो ऑफिशिएट करेगा, वो प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से मतलब वुड बी स्टेट हेड है, तो उसका वो राज्यसभा का तो है ही वर्किंग, जो उसका फंक्शनिंग काम है वो ये है। लेकिन वो एक तरह से राष्ट्रपति के कदमों, मतलब अगर राष्ट्रपति एब्सेंट होते हैं या चले जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो वो उसको ये करेगा, मतलब उसको रिप्लेस करेगा। तो बहुत बड़ा पोजीशन है। इस पोजीशन को मैं नहीं मानता कि जस्टिस वर्मा के केस को, इम्पीचमेंट के मोशन को एक्सेप्ट कर लेने भर से उनको हटाया गया है। ये डिफ्लेक्शन है, ये मीडिया आपका ध्यान भटकाना चाहती है, उनको गद्दार बताना चाहती है। इससे ज्यादा कुछ है बड़ा, और ये क्या बड़ा है ये मुझको नहीं मालूम। ये जो है बहुत बड़े थ्रेट, और ये कोई गवर्नमेंट के लॉस ऑफ फेथ से या इससे डर गए, ये भी मैं नहीं मानता। लॉस ऑफ फेथ इस गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सकता, जो सर्वदलीय बैठक में नहीं जा सकता, जो पार्लियामेंट में बातें नहीं कर मतलब को फेस नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट लॉस ऑफ फेस की बात करना, सोचना एकदम मतलब ये मैं अभिषेक मनु सिंघवी को सिर्फ वो कानूनी हिसाब से उन्होंने कहा, और बहुत ये क्या कहते हैं संसदीय जो परंपरा है उसके हिसाब से कहा। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो जो है लॉ ये जो है सो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। मेरा मानना ये है कि जो हमको दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा कुछ था, और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। गद्दार नहीं थे, वो खतरा बन रहे थे, और क्योंकि वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे अपने अंतिम कार्यकाल के क्या उनको ये लग रहा था अनिल जी क्या उन्हें लग रहा था कि ये सरकार तो मुझे नहीं बनाएगी, लेकिन अगर मैं इस सरकार का तख्ता पलट कर दूं या फिर कुछ और ऐसा कर दूं बड़ा, तो मेरा एक तो नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, और दूसरा ये इस वजह से मुझे एक इनाम भी मिलेगा और मुझे राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ये भी तो हो सकता है। एकदम मैं अभी अब धनखड़ को पूरी तरह से उनको ये देना चाहता हूं, जिसको आप कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट, इसीलिए देना चाहता हूं कि अभी इसकी कोई संभावना नहीं थी। ये जो है कि उनको राष्ट्रपति बना सकते हैं, अपोजिशन मिलके बना सकता है, कोई दूर दूर तक ऐसा कुछ जो नंबर गेम है उसमें नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपति पद जीत सकता है विपक्ष। इसीलिए उनको मतलब ये भी उनको जो है बदनाम करने की कोशिश है। मेरा मानना ये है कि वो मुक्त होना चाहते थे, जो उन्होंने ये क्या कहते हैं चीज जो सामने आया सब कुछ जिस तरह से उन्होंने किया, खुद कई बार आदमी मुक्त होना चाहता है उन चीजों से। कई लोगों को आपने देखा है क्या कि उसके करियर का बहुत सारा पोर्शन, खुद सेशन है इसके उदाहरण। सेशन जो है, सेशन ऐसा उदाहरण है कि वो ब्यूरोक्रेट के रूप में कोई ब्राइट ब्यूरोक्रेट नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत ही जिसको कहते हैं प्लायबल या ये जो है सो क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने वाले थे। लेकिन जब उनको पद मिला
तो उन्होंने अपना दिखाया। मुझको लग रहा है कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। और एक तो ये है, दूसरा है कि इससे और भी पीछे कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें उनके हाथ में थी या उनकी जानकारी में थी जिससे कि कोई और दूसरा आदमी ने प्रधानमंत्री मोदी को खतरा दिख रहा था। और ये टीडीपी वगैरह वाला नॉनसेंस है, ये जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। टीडीपी को अगर मैनेज करने का काम आएगा, एक बार राहुल गांधी तो गए नहीं टीडीपी से मिलने के लिए, और धनखड़ जो है जा करके सरकार गिरा देंगे। ये मतलब बताइए कि जर्नलिज्म कर रहा है या ये लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। इनको बोलिए कि पढ़ाई लिखाई क्या करो। अगर ये काम करना किसी को है, सरकार गिराने का काम, तो विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं, या ये क्या कहते हैं राहुल गांधी कर सकते हैं, शरद पवार कर सकता है, जो इसका किरदार है, जिसके पास पार्टियां हैं। धनखड़ के पास कौन सी पार्टी है? किसको अगर टीडीपी को मोबिलाइज कर लेंगे, उसका पवार अगर पवार नहीं आया साथ तो क्या करेंगे, टीएमसी साथ नहीं आई, ये नॉनसेंस है। टीडीपी अगर चाहेगी भी तो सरकार गिरा देगी। सरकार गिराने के लिए जो ऑपरेशंस चाहिए वो एक पॉलिटिकल ऑपरेशन है। वो कोई धनखड़ कर सकते हैं जिनके पास कोई पार्टी भी नहीं है और वो जो है सो उपराष्ट्रपति हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? ये बताइए कि कितना बचकाना टाइप का स्टोरी सब चला रहा है। ये अगर चलाना भी होगा, ये अगर काम ऑपरेशन हो, हम लोग ऑपरेशन देखा है कि प्राइम ये क्या कहते हैं कैसे चीफ मिनिस्टर को गिराते हुए। महाराष्ट्र में मैंने 3 चीफ मिनिस्टर्स को देखा है गिरते और गिराते हुए। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में मतलब मुझको ऐसा मौका नहीं लगा, लेकिन उसमें भी मैंने देखा, हम लोगों ने देखा किस तरह अन्ना हजारे को ला करके सामने आरएसएस ने मनमोहन सिंह की सरकार को जीत हरा दिया। ये होता है ऑपरेशंस। ये धनखड़ के बस की बात नहीं थी। धनखड़ करना भी क्यों चाहेंगे? धनखड़ का क्या गोल हो सकता है? यही कि राष्ट्रपति बनना। राष्ट्रपति बनने के लिए ये ऑपरेशन से उनको क्या फायदा होने वाला था? क्योंकि नंबर अभी आप जोड़ लीजिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा पूरे देश में जिस तरह से भाजपा की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें हैं, और लोकसभा में जो नंबर है और राज्यसभा में नंबर है, उससे राष्ट्रपति कैसे उनको चुन लेगा भाई? तो आप इसका मतलब ये वो टीडीपी तो कतई नहीं कर सकती। टीडीपी का राज्यसभा में बहुत कम सदस्य है अभी उसको होना है, धीरे धीरे उसके नंबर आएंगे। अरे क्या मतलब एकदम बचकाना है। मैं देखता हूं कि एज ए जर्नलिस्ट मुझको पता नहीं है, मैंने कोशिश की, लोगों से बातचीत की, सबका कहना है वो उनके शिकंजे से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। अब इसको ये गद्दारी बता रहा है। शिकंजे से मुक्त होना चाहते थे वो, और वो जो है उन्होंने इसका उन्होंने कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं पेश किया। कौन सा ऐसा? जस्टिस वर्मा वाले मामले में भी पहले उनके पास आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मोशन आया है, वो एडमिट हुआ। हमको नहीं लग रहा है जो बोल रहे हैं एडमिट होने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, मुझको नहीं लग रहा है एडमिट जो भी होता है राज्यसभा वगैरह में या सदन में, उसमें आपको वहां अनाउंस करना पड़ता है कि क्या मोशन एडमिट किया जाए और या नहीं, तो हमने इसको एडमिट किया है। ये इसका अनाउंसमेंट कर रहा है। ऐसा अनाउंसमेंट तो उन्होंने किया नहीं। वो मैंने भी सुना है कि उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट मैं कर रहा हूं, चूंकि इनमें नंबर है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक है। एक्सेप्ट मतलब मोशन एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब एडमिट कर लिया, उस पर बात होगी। सदन में कोई भी चीज थोड़े ही वो डिसाइड करता है ये सदन का सभापति या अध्यक्ष। वो जो है वहां आपको कहना पड़ता है कि ये रखा गया, अब सदन की क्या राय है उसके हिसाब से एडमिट होता हो, अब मतलब होगा मेरे ख्याल। डायरेक्ट मोशन को एक्सेप्ट किया उसने, जो उसको लाना था उनको, तो अभी एडमिट नहीं हुआ था वो। और ये आपको क्या मतलब बताइए कि ये कितनी छोटी सी बात है कि जस्टिस वर्मा का अगर विपक्ष के क्या कहते हैं मोशन से अगर ये क्या कहते हैं इम्पीचमेंट मोशन अगर होने लगता, मतलब उसके प्रस्ताव से बहस होती, डिसाइड तो अंत में सदन को करना था और लोकसभा को करना था, तो इससे कौन सी क्रेडिट मिल जाने वाली थी इसको? ये बहुत छोटा सा इशू है, ये कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। मीडिया मास्टर्स जो है बैठा हुआ है वो उसकी चर्चा ही नहीं करता कि किसने प्रस्ताव लाया। उसमें तो वही बात करता है, देखिए मोदी सरकार ने जस्टिस वर्मा को इम्पीच कर दिया। तो इसलिए उनको इससे डरने की बात, मैं देखता हूं, मैं जानता नहीं हूं कि क्या है, लेकिन बहुत गंभीर चुनौती वो बन रहे थे और इसीलिए उनको हटा दिया गया। और निश्चित तौर पर मैं जैसा समझता हूं कि जिस तरह का के खिलाड़ी मानना चाहिए वो प्लेयर है, वो एक मतलब जिस तरह से उनका करियर ग्राफ देखिएगा, उन्होंने बहुत सदे हुए ढंग से सारे पद पाए हैं। बंगाल में उन्होंने जिस तरह का काम किया
और उपराष्ट्रपति बन गए। कितना कंपटीशन था, आरिफ मोहम्मद खान थे, बहुत सारे लोग थे लगे हुए लाइन में, लेकिन सबको बीट करके वो आगे बढ़ गए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एज ए पॉलिटिशियन भी धनखड़ जो है छोड़ देंगे इनको, इस बेइज्जती से चुप हो जाएंगे, ये आसान नहीं है। अब है क्या कि बहुत सारा प्रेशर्स है, वो प्रेशर में वो कहाँ फंसे हुए हैं जो अभी तक चुप है, कब निकलेंगे ये मालूम नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चुप नहीं बैठेंगे, वो बोलेंगे। तो इसीलिए देखिए इतना तो होता है। अब इसका निष्कर्ष क्या, हम लोगों को डिस्पैशनेटली एनालाइज करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि उन्होंने जो जिस तरह की बेइज्जती की है, एक उपराष्ट्रपति की, एक जाट नेता की, एक किसान नेता की, इसको चुकता करना होगा, उनको इसकी कीमत देनी पड़ेगी, ये पक्का है। ये जो पॉलिटिकल समझ हमारी बनती है, इसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी। धनखड़ इस अटैक को सतपाल मलिक के जैसा लेते हैं या क्या कहते हैं नहीं लेते हैं। इसके बावजूद ये आप समझ लीजिए कि जाट कम्युनिटी और जो किसान भी है उसमें ये मैसेज जरूर गया कि जो भी धनखड़ का, देखिए क्या होता है, भारत ऐसा एक देश है जहां पीड़ित के पक्ष में लोग होते हैं, विक्टिम है। अभी धनखड़ के बारे में हम एनालाइज नहीं कर सकते उस तरह से, हमको एकदम और शायद इसीलिए अनिल जी जो आप लास्ट वाली बात कह रहे हैं ना कि लोग विक्टिम के साथ खड़े होते हैं, उनको जिस तो मुझे लगता है कि वो विक्टिम ना बने, वो विलेन बन जाए, ये कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कोशिश कर रहे हैं, लास्ट बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी सिस्टम के विक्टिम है जिसको उन्होंने पुख्ता किया। क्या होता है कि आप देखा नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जिन लोगों ने ये क्या कहते हैं रिवॉल्यूशन किया और उसके नेता रहे, वही गिलोटिन पर चढ़ गए। क्योंकि जब रिवॉल्यूशन का प्रोसेस जारी हुआ हिंसा का, तो वो रुकता नहीं है, उसकी बलि ले ली। जिस सिस्टम को क्या कहते हैं धनखड़ ने बनाया था, उसी ने उनकी बलि ले ली है। अभी वो विक्टिम है। अभी जो है ये सिस्टम किसी की बलि ना ले, ये हम लोगों को करना चाहिए। हमको धनखड़ के पक्ष में या मोदी के पक्ष में नहीं, और ये आरएसएस की नैरेटिव को ध्वस्त करिए। ये एकदम झूठ बोल रहा है, वो एकदम विलेन नहीं थे, वो इनके लॉयल वर्कर थे। लेकिन उसके बाद यही है कि देखिए एक लॉयल वर्कर के साथ भी किस तरह ये कर सकते हैं। ये जो है ये क्रूएल्टी, ये जो क्रूरता है इस सिस्टम का, आरएसएस का, मोदी का, इसको हाईलाइट करिए। और इनका ये जो बीजेपी और आरएसएस स्पॉन्सर्ड मीडिया है, इसको ध्वस्त करिए। अभी वो विक्टिम है, धनखड़ बहुत ही खराब थे, लेकिन क्या एक उपराष्ट्रपति को इस तरह से आप निकाल देंगे? वो थे तो उनको आप ये करते, आप उनके साथ न्याय करते मतलब उनको पब्लिकली डिफेम करते। ये पिछले दरवाजे से उनको आप ये बदनाम कर रहे हैं, प्लांटेड स्टोरीज के जरिए बदनाम कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि धनखड़ खराब थे तो आप आइए सामने, सही कहा किसी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए कि वो ये आदमी ये इस तरह का आदमी था और हम बर्दाश्त नहीं करते बेईमानी को, ये कहो। लेकिन आप इस तरह उसको, और वो आदमी अभी निरीह मैं मान रहा हूं उनको, वो एकदम निरीह व्यक्ति है, क्योंकि उसको पद से हटा दिया गया, वो इनके वफादारी में क्या कहते हैं लगा रहा, और उसके बाद उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ। ये इसकी क्रूएल्टी सिद्ध करती है। विलेन वो नहीं, ये है, वो पीड़ित है, विक्टिम, एंड विक्टिम का हम लोगों को साथ देना चाहिए। ओके, बहुत सही बात आपने कही है। और हमने देश में देखा है, जो आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही अनिल जी, कि लोग विक्टिम के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए उनको विलन बनाया जा रहा है। उनको ऐसा विलन बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनसे बुरा कोई नहीं था। देखिए कितने फ्रंट पर वो खेल रहे थे और इस सरकार को गिरा रहे थे, और कम से कम जो बीजेपी के समर्थक हैं उनकी नजर में तो कम से कम उनको विलन बनाने की कोशिश है ही। लेकिन क्या जाट और किसान समाज, पुष्पेन जी, इसका जवाब देगा? क्या ये उस तरह से उसको लिया जा रहा है कि वाकई में ये किसी तरीके से उनके लिए भी कोई बेइज्जती की बात है? क्या आपको लगता है जगदीप धनखड़ ने जो किया, उन्होंने एक तरह से अपनी कंटिन्यूअसली हो रही बेइज्जती और अनदेखी का एक तरह से उन्हें आखिर में बदला लिया है? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि उनको शायद मनाने की भी कोशिश की गई थी, उन्हें बताने की भी कोशिश की गई थी। देखिए जाट समाज में तो ये मैसेज लगभग 10-11 साल से ही गुजरा ही जा रहा है कि ये सरकार या मोदी या संघ जो है वो जाटों के, किसानों के खिलाफ है। उसके तमाम उदाहरण है।
हालांकि इन्होंने जो रोल निभाया वो कोई बहुत अच्छा रोल धनखड़ जी का नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक मैसेज गया है कि भाई इस इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके से बेइज्जत करके आप निकालते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। और जनता में भी अब एक मैसेज बहुत क्लियर चला गया है कि जो भी व्यक्ति संविधान के अनुसार, जनता ने संविधान बनाया, संविधान के अनुसार चलने के लिए लोगों को कहा, और जो भी व्यक्ति संविधान के अनुसार चलेगा उसको भी भाजपा चलने नहीं देगी। इनको अपना जो है पक्षपाती तो चाहिए इलेक्शन कमीशन, पक्षपाती चाहिए जुडिशरी, कमिटेड जुडिशरी, और पक्षपाती चाहिए राष्ट्रपति, पक्षपाती चाहिए जो है उपराष्ट्रपति, तमाम पदों पर, और गोदी मीडिया तो है ही है। तो ये तो असल में संविधान को ताक पे रख करके सभी पदों को ऐसा चाहते हैं कि केवल हमारे पक्ष का व्यक्ति हो, विपक्ष को बोलने ना दे, मोदी मीडिया जो है गलत चित्रण पेश करे, इलेक्शन कमीशन हमारे अनुसार चले, वोटों को काट दे या परिणाम को मैनिपुलेट करने का काम करे। तो ये संदेश भी तो इस सारे प्रकरण में देश में चला गया। और इससे अलग अगर जरा भी कोई व्यक्ति संविधान के अनुसार चलने की कोशिश, जो उसको दिया है जनता ने वो रोल, संविधान ने वो रोल, उसके अनुसार चलने की कोशिश करेगा तो तत्काल उसका पत्ता काट दिया जाएगा। ये चीज भी जनता में इस जो है एपिसोड से गई है, और ये चीज यहाँ रुकेगी नहीं। इनके जाने से सारी बिल्डिंग हिल गई है, चाहे बेशक में इनको विलन बनाने की कोशिश करें, ये विलन अब नहीं बन पाएंगे। पहले जरूर इन्होंने थोड़ा विलन का काम किया था, लेकिन अब ये जब कुछ सुधरते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उसको उनको इस तरीके से डील करके, इनको हटा करके, अनसेरेमोनियस तरीके से और बेइज्जत करके इन्होंने बहुत गलत काम किया है। ऐसा संदेश पूरे जनता में, जाट समाज में, सभी में जा रहा है। जी बिल्कुल। ओके, बहुत कम समय है, 30 सेकेंड्स ओंकारेश्वर जी और रविंद्र जी फिर आपके पास, और अगर वक्त रहा तो फिर अनिल जी के पास लास्ट में 30 सेकेंड में आऊंगी। ओंकारेश्वर जी, लास्ट कमेंट आपका। मैं रिपीट करना चाहता हूं कि भारत के सभी राजनीतिक दलों को और सभी संविधान से जुड़े हुए लोगों को, आम नागरिकों को भी ये तय करना चाहिए कि हमारी जो संस्थाएं संविधान के तहत बनी हैं, संवैधानिक पद जो संविधान के तहत आते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा हो, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करें, निष्पक्ष रूप से कार्य करें। और मैं कहना चाहता हूं, जो भी विस्परिंग करते हैं, कान में फूंकते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोलिए। अगर आपके तथ्य ठीक हैं तो जनता का, देश का जवाब मिलेगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो झूठ फैलाती है। आप सच बोलते हैं तो ऑन रिकॉर्ड आइए, प्रेस रिलीज जारी करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। झूठ के माध्यम से कितने दिन, क्योंकि आजकल गूगल से लेके ग्रोक तक का जमाना आ गया, आज नहीं तो कल युवा पीढ़ी तो उसको पढ़ ही लेगा कि जो आप कहना चाहते हैं वो सच है या जो वो कह रहा है वो सच है। इसलिए बेहतर है कि हम इस चीज को अपने देश के साथ, राजनीति किस लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। देश भी है, आप चाहता है, हमारी सरकार कहना चाहता है, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति, उनको क्यों आप, मुझे लगता है कि हार्ट ऑपरेशन करके, एंजियोप्लास्टी करके जो ये लौट के आए उपराष्ट्रपति धनखड़ महोदय, तो हो सकता है उनके कुछ ज्ञान चक्षु खुले हों, क्योंकि हॉस्पिटल में जब आप होते हैं तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। हो सकता है वो न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे हों और आपको लगता है कि वो बागी बन रहे हों। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल। रविंद्र जी, 30 सेकेंड, लास्ट कमेंट आपका। कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं अब इस मामले को? कुछ और गुत्थियां सुलझेंगी, उलझेंगी, या फिर खुद जगदीप जी धनखड़ को हम बोलते हुए हम सुनेंगे? देखिए, जगदीप धनखड़ जब बोलेंगे सही मामला तो तभी सामने आएगा, तब तक तो कोरे कयास हैं। लेकिन इस मामले से कम संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को एक बात तो जरूर समझनी चाहिए कि उनकी लॉयल्टी, उनका कमिटमेंट केवल संविधान के लिए है, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं है। जी बिल्कुल। अनिल जी, लास्ट कमेंट आपका। ये मैसेज मिल गया लोगों को कि लॉयल्टी जो इस तरह की मतलब गलत किस्म की लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी का नतीजा क्या होता है। और ये रूथलेस रेजिम है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी को माफ नहीं करते, किसी को छोड़ते नहीं, किसी को यूज एंड थ्रो करने वाले हैं। ये इससे क्लियर हो गया। जो आगे लाइन में लोग हैं इस तरह के, या लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है, बहुत सारा है, वो सब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले और समझ जाए कि समय रहते अगर उसने एग्जिट नहीं लिया इस मतलब इनके चक्रव्यूह से,
तो उनकी हालत और खराब होगी, क्योंकि अभी आरएसएस में लास्ट पॉइंट लाइन आपको बोल रहा हूँ कि ये जो है आरएसएस में ये फैला रहा है कि जो लोग बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं वो लोग जो है लॉयल नहीं होते हैं, और जो 80% लोग लॉयल नहीं होते हैं, तो उसमें 20% का उन्होंने छूट दिया है, लेकिन बाकी का कह रहे हैं 20% 80% लॉयल नहीं होते हैं। इसका मतलब कि उनको इस नाम पर कुछ लोगों को छांटने का इरादा है, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, कुछ भी छांट नहीं। अगर वो लोग निकल गए जो लोग इनको समर्थन कर रहे हैं जो बाहर से आए हुए, तो ये सरकार नहीं चल सकती है, ना उनका पूरा तंत्र चल सकता है। तो इसीलिए डिफिकल्ट सिचुएशन है। सिर्फ यही है कि धनखड़ के पक्ष में रहिए, क्योंकि वो विक्टिम है अभी। ओके ओके, अभी वो विक्टिम है। अभी कुछ दिन पहले तक वो विलन थे और वो किसी और पक्ष के विलन थे, अभी वो किसी और पक्ष के विलन हैं। ये भी आप देख लीजिए कैसे परिस्थितियां जो हैं वो बदलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, अनिल जी आपका, रविंद्र जी आपका, पुष्पेन जी आपका और ओमकारेश्वर जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।